ساعة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وألوان مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وقال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون। तर्जुमा क्या काफिरों ने इस बात पे गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन आपस में गडमट थे, फिर हमने उन्हें अलग अलग किया, हर जानदार चीज को पानी से जिंदगी बख्शी, फिर भी ये लोग अल्लाह के साथ खल्लाकी पर ईमान नहीं लाते। और हमने जमीन में पहाड़ बनाए ताकि वो उन्हें लेके हिचकोले ना खाए, बेज इसमें कुशादा राहें बना दी ताकि लोग रास्ता मालूम कर लें। जी मैम, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जज़ाकल्ला बीनिश, बहुत प्यारी किरत थी, जज़ाकल्ला। हम स्टार्ट लेते हैं। engaging kids in meaningful activities. This is episode 4 और ये सेंसोरियल बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम बच्चों की 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने बच्चों को बहुत सारी सलाहियतें दी। तो ये जो एपिसोड है इसमें हमने स्टार्ट लिया है विजुअल सेंस से। तो हम विजुअल सेंस का ही एक एक मटेरियल है जिस पे हम बच्चों को उनकी विजुअल सेंस को और डेवलप कर सकते हैं, उनको और बेहतर तौर पे यूज़ करवा सकते हैं अगर तो हम इस मटेरियल को देखें और इससे सीखें कि हम इसको यूज़ कैसे करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। और बीनिश स्टार्ट ले चुकी। मैं अपने लिए शुरुआत कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप को पूरी तरह आपके साथ इस वक्त में इन्वॉल्व कर सकूँ। यकीन करें बड़ी डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की मदद है जिससे कि मैं आप इस क्लास में, इस सेशन में इंगेज हो सकते हैं, क्योंकि ये खालिसन अल्लाह के लिए है और इसका करने का मकसद बहुत बड़ा है। तो चलें शुरुआत लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My Lord, expand for me my breast and ease for me my task and untie the knot from my tongue that they may understand my speech. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. O Allah, make all my deeds righteous and make them sincere to attain your countenance, and do not make anything of it for anyone. ये सेशंस ख़ास तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करने की मेरा इरादा होता है और मैं करती हूँ। और सिर्फ़ ये चाहती हूँ कि शुक्र अदा कर सकूँ अल्लाह का कि जो उसने थोड़ा बहुत सबको डिफरेंट डिफरेंट इल्म अता किया है, मुझे जो थोड़ा अता किया है मैं उसको सिर्फ बांटना चाहती हूँ उन लोगों से जो कि बच्चों के साथ डील कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद ये होता है कि अगर आप टीचर हैं, अगर आप माँ हैं
या अगर आप पेरेंट हैं तो समझ लें कि ये सेशन आपके लिए है। और अगर आप 0 to 9, 0 to 12 किसी भी एज ग्रुप को डील कर रहे हैं तो समझें कि ये सेशन वाकई आपके लिए है। वैसे तो जो एक्सरसाइज है वो एज 4+ ऑनवर्ड्स है, ठीक है। 4 इयर्स को आप दे सकते हैं जो इसमें है। अ, हमारे डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक स्पेशली सेंसोरियल, और आज का जो टॉपिक होगा वो है क्वालिटीज़ ऑफ सेंसोरियल मटेरियल। और इसके साथ साथ मैं आपको कलर टैबलेट का कुछ पार्ट दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और और हमारे पास आज ज्योमेट्री कैबिनेट है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह हम एक एम माइंड में रखते हैं जब हम एक मटेरियल देते हैं। तो हर सेंसोरियल मटेरियल का एक डायरेक्ट एम होता है और एक इनडायरेक्ट एम होता है। आपने प्रैक्टिकल लाइफ का के लेसन्स मेरे से लिए थे इससे पहले वाले एपिसोड्स में। कह लें कि इससे पहले एक मैंने कुछ एपिसोड्स की थी जो मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ था, इंगेजिंग किड्स इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़, मगर वो प्रैक्टिकल लाइफ के साथ था। ये जो है ये आपकी दूसरी सीरीज़ है और ये दूसरी एल्बम है जिसमें आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ विद द हेल्प ऑफ सेंसोरियल मटेरियल कर रहे हैं। तो सेंसोरियल मटेरियल में भी डायरेक्ट प्रिपरेशन आप बच्चे की कर रहे हैं इस मटेरियल से, और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे और फिर मैं आपको ये पूरा जो कैबिनेट है, ज्योमेट्री कैबिनेट, इसको इसमें कौन कौन सी ड्रॉर्स होती हैं, इसमें कौन कौन से शेप्स होते हैं, और इसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब मैं आपको इंशाल्लाह इस सीरीज़ में बताऊंगी अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह। चलिए स्टार्ट लेते हैं। हमने इससे पिछली वाली एपिसोड में मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर को मैंने रिवीजन के लिए इसमें डाला है। और टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर किसी भी मटेरियल में डालने का मकसद क्या होता है कि बच्चे को खुद पता चल जाए उसकी गलती। ये मेरे और आपकी बहुत आदत होती है एज एन एडल्ट कि हम बच्चे को फौरन ठीक करने लगते हैं, करेक्ट करने लगते हैं। आप यकीन करें कि करेक्शन राइट एट द मोमेंट ठीक नहीं होता अगर वो काम में इंगेज होता है। एक तो उससे उसका फोकस ख़राब होता है, कंसंट्रेशन ख़राब होती है। जैसा कि मैं कहूँ कि सबसे अच्छा हक जो आप एज अ मुस्लिम अदा करते हैं वक्त का है कि उसमें मौजूद होना, उस वक्त में मौजूद होना। आपको मेरी बात समझ में आएगी जब मैं आपको बताऊंगी कि ये छोटी छोटी प्रिपरेशन इसको आगे के लिए किस तरह तैयार करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि नमाज में हमें में मौजूद होना चाहिए। मतलब मैं नमाज इस तरीके से पढूं कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूं, और मैं उसमें महव होके पढूं कि मैं किसके लिए नमाज पढ़ रही हूँ, और मेरी नमाज कैसी होनी चाहिए। तो जब हम कहते हैं ना हमारी नमाज सहाबा कराम की नमाज की तरह होना चाहिए, तो वो कैसी नमाज होती थी कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे, वो पूरी तरह इन्वॉल्व होते थे अपनी नमाज में। उनकी नमाज की तैयारी ही वजू से शुरू हो जाती थी, और हर मोमेंट में रह के फोकस करते थे कि वजू भी फोकस करके करते थे क्योंकि वजू भी इबादत है। फिर नमाज पढ़ने खड़े होते थे तो ऐसा महसूस करना चाहिए कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं, और आपको कॉन्शियस होना चाहिए कि अल्लाह आपको देख रहा है, और आप कॉन्शियस हैं कि आप अल्लाह के आगे मतलब नमाज पढ़ें, किबला रू हो गए। तो आपको पूरा अपना फोकस डालना है। तो ये वो फोकस है जो इस उम्र से आप डेवलप कर सकते हैं, इस उम्र से आप डेवलप कर सकते हैं। अब कैसे? ये छोटा बच्चा है, आप देखें कि ये सिलेंडर ब्लॉक से काम कर रहा है, एंड आप देखें कितना एंगेज है। इसके चेहरे से पता चल रहा है इसकी सेटिस्फैक्शन कि ये इसको मटेरियल को करने में एंगेज है। मारिया मोंटेसरी जो कि इस सेंसोरियल मटेरियल को जिसने डिस्कवर किया है, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, राइट।
और साइंट कह लें कि डॉक्टर है, डॉक्टर ऑफ दिस, वैसे तो प्रोफेशनली डॉक्टर ही थी वो, लेकिन इस मटेरियल को पूरा उसी ने आइडेंटिफाई किया है। और ईटार्ड एंड सीगुइन थे जिन्होंने पहला इस मटेरियल की शक्ल निकाली थी, मगर वो रिटार्टेड बच्चों के लिए था। उसको फिनीस देना, उसको बेहतर बनाया मारिया मोंटेसरी ने, और फिर उसको हर तरह के बच्चों के लिए यूज़ के लिए उसने, आप समझें कि ईजाद कर दिया। अब पूरे वर्ल्ड में जो मोंटेसरी मटेरियल देखा जाता है वो चेंज है, वो एग्जैक्टली वही नहीं है जो इटार्ड और सीगविन ने फर्स्ट टाइम निकाला था, नहीं, ये बेटर फॉर्म में आया है। और मारिया मोंटेसरी ने इसको इंट्रोड्यूस कराया, और इसके इसके अब तक कह लें कि हर दौर में इसके कोर्सेस करते 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 अभी आया है कि अब मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं इस सिस्टम इसको भी निकले हुए। बट ये इतनी तेज़ी से फैला नहीं है, मगर अब रिनाउन होता जा रहा है। एक टाइम आएगा कि मॉन्टेसरी लोग घरों में भी, जैसे मैं कहती हूँ अभी आप लोग कर रहे हैं ये और जान रहे हैं, सब इसको जानेंगे, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम है, ये ऐसी मेथडोलॉजी है जो बच्चे की फितरत को सूट करती है और बच्चे की नेचर को सूट करती है। जो ये बच्चा है 0 to 6 years, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करते हुए इसने ये मटेरियल निकाला है। तो ये देखें आप, ये बच्चा जो इस पे फोकस कर रहा है ना, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन। इनडायरेक्टली ये कंसंट्रेट कर रहा है, और डायरेक्टली ये सेंसोरियली ये बच्चा अपनी हैंड्स को यूज़ करते हुए सिलेंडर्स को ब्लॉक के अंदर डाल रहा है। जो ब्लॉक है वो कंट्रोल ऑफ एरर के तौर पर सर्व कर रहा है। तो क्या होगा कि ये रॉन्ग में नहीं डालेगा, ये राइट में ही डालेगा। ये कंट्रोल ऑफ एरर है, और आप हो ना हो इधर तो भी ये बच्चा अपने आप को करेक्ट कर सकता है। इससे क्या होगा, एक तो इसका फोकस खराब नहीं होगा, और ये देर तक कंसंट्रेट करेगा, और ये देर तक इस एक्टिविटी को करेगा, और जितनी बार करेगा सही उतनी बार ये खुश होगा और इसका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बच्चे नहीं चाहते करेक्शन, बच्चे चाहते हैं कि जैसा करके बस ये खुद करे, खुद ही अपनी मिस्टेक निकाल लें। और तो आपसे आपने रूल तो लगाना है, क्योंकि फ्रीडम ऐसी तो हो नहीं सकती। तो मॉन्टेसरी एनवायरनमेंट में फ्रीडम विद लिमिट होती है, कि जैसे जब मैं प्रेजेंट कर लूँ तो फिर आप ये मटेरियल से काम कर सकते हैं। तो शेल्फ पे तो बहुत सारे मटेरियल रखे होते हैं, लेकिन क्योंकि टीचर ने एक रूल बना दिया होता है कि जो मटेरियल मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी बस आपने उससे काम करना है, तो वो बाकी सारे शेल्फ पे मटेरियल को हाथ नहीं लगाता। और कौन मेक श्योर करता है, जो साथ में असिस्टेंट्स होती हैं, क्योंकि जब मेन लीड गाइड लेसन दे रही होती है तो जो साइड में असिस्टेंट्स होती हैं वो मेक श्योर कर रही होती हैं कि रूल्स फॉलो हो सकें क्लास में। अब रूल्स फॉलो होने के लिए उनको बहुत अच्छे से प्यार से उनकी आई लेवल पे आके बैठ के उनको समझाया जाता है। और कभी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो तो साइड में ले जाके तहम्मुल से बात की जाती है, क्योंकि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ कोई ना कोई छोटे मोटे चीज़ें होती रहती हैं, राइट। तो लेकिन टीचर को डिस्टरबेंस ना हो, असिस्टेंट टीचर साइड में अच्छे से हेल्प कर रही होती है। तो ये थोड़ा सा तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह गाइड जो है वो इंटरवीन नहीं करती, और कंट्रोल ऑफ एरर पे ही जो हर मटेरियल में होता है उसकी वजह से हर बच्चा अपनी डेस्क पे या टेबल पे या ग्रुप में जैसे भी है वो बैठ के जो काम कर रहा होता है अपने आप को खुद ब खुद करेक्ट कर रहा होता है, सीख रहा होता है। किससे? सिर्फ उस मटेरियल से जो कि टीचर उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है। सब उसको हाथ लगाने की इजाज़त नहीं होती, तो इसे कहते हैं फ्रीडम विद लिमिट। और एक और चीज़ होती है कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इंटरवीन नहीं करती, नहीं। अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, टीचर को भी एज एन एडल्ट, कि वो देख ले कहाँ पे क्या रॉन्ग हो रहा है। और हम टीचर्स ट्रेनिंग में एक बात बताते हैं कि आपकी दो आंखें तो सामने होती हैं, आपकी दो आंखें पीछे भी होनी चाहिए। मतलब उसको इतना अवेयर होना चाहिए क्लासरूम में बैठ के कि उसे पता होना चाहिए उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, चाहे वो लेसन दे रही हो, चाहे वो किस तरह भी बैठी हो। ये मैं क्लासरूम के हवाले से थोड़ी बातें बता रही हूँ आपको। तो इस तरह
आप पूरा तौर पे इन्वॉल्व अपने प्रेजेंट तो होते हैं उस बच्चे के साथ, लेकिन आपको इर्द गिर्द की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। और इंगेज आप कैसे होंगे कि ऐसे वो उस बच्चे को लगे कि आप बिल्कुल उसके साथ ही इंगेज। जिस वक्त आप एक बच्चे को लेसन दे रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं, तो आप दूसरे बच्चों को बता सकते हैं कि अभी इसकी बारी है, मैं इससे बात कर लूँ फिर मैं आपसे बात करूँगी। क्योंकि बीच में डेफिनेटली दूसरा तीसरा बच्चा आके घुसता ही है। आप देखें जैसे इस क्लासरूम में भी एक बच्चा साइड में आया है और टीचर के साइड में खड़ा हुआ है, और क्योंकि टीचर एक बच्चे से बात कर रहा है तो वो चाहता है कि उसको भी सुना जाए। मगर उसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है, इसको फिर कहते हैं फ्रीडम विद लिमिट, कि इसको इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि इसको बताया जाता है कि जब उस बच्चे से बात हो रही हो तो उसको पूरा ख़त्म होने दें, और आप खड़े रहो बेशक बराबर में, मगर उसकी उससे बात होने दो। ये भी एक अच्छा गुड मैनर्स है। और बच्चे क्यों इस एज में मैनर्स सीख जाते हैं? क्योंकि उनमें सेंसिटिव पीरियड्स होते हैं टू डेवलप सोशल मैनर्स और सोशल बिहेवियर्स। उनमें सेंसिटिव पीरियड होता है, और सेंसिटिव पीरियड पे हम बहुत बात कर चुके हैं पिछली एल्बम में। तो उसको बाकायदा प्रेजेंटेशन दी जाती है कि अगर मैं एक बच्चे से बात कर रहा हूँ तो आपने किस तरह मेरे लिए वेट करना है। तो हाथ लगाएगा ये बच्चा, जैसे ग्रीन शर्ट में, वो इस बड़े के कंधे पे आके हाथ रखेगा हल्के से, और ताकि उसको पता चल जाए कि हाँ मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है। और जब इसकी बात ख़त्म हो जाएगी, अब देखें ये बच्चा भी गुफ्तगू होते देख रहा है। इसे कहते हैं मोमेंट के अंदर मौजूद होना, कि इसकी पूरी तवज्जो इस बच्ची को है जिसको वो सिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और उस दूसरा बच्चा इंतज़ार कर रहा है अपनी टर्न का। इससे बच्चे में पेशेंस डेवलप होता है। जो दूसरा बच्चा आता है उसमें पेशेंस डेवलप होता है। और जिस बच्चे को तवज्जो मिल रही होती है उसको पूरी तरह एहसास होता है कि हाँ ये मुझे तवज्जो मिल रही है और ये मेरा टाइम है। तो नेक्स्ट टाइम ये बच्चा भी, ये बच्ची भी आकर जब दूसरे का लेसन हो रहा होगा तो उसमें इंटरवीन नहीं करेगी और अपनी बारी का इंतज़ार करेगी। तो देखें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे तरीके हैं, और जिससे आप बच्चे को इन द मोमेंट रहने की प्रैक्टिस दे सकते हैं, कि वो अगले को डिस्टर्ब ना करे और अपनी बारी का वेट भी करे। उनमें सब्र भी डेवलप होता है, पेशेंस भी आता है, और वो आपका इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑफ एरर पे बात हो रही थी कि ये सिलेंडर ब्लॉक कंट्रोल ऑफ एरर के तौर पे सर्व करता है। पिंक टावर, जब तक पिंक टावर की बारी आती है तो विजुअल कंट्रोल ऑफ एरर बच्चे के अपने अंदर डेवलप हो चुका था, उसकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है विजुअल सेंस की, कि वो इसको आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये टावर सही नहीं बना हुआ, तो वो उसे फिर फिक्स करता है। सारे क्यूब्स नीचे रखकर फिर दोबारा से प्रॉपर टावर बनाता है, ठीक है। तो विद इन द चाइल्ड आ चुका होता है। ये सब विजुअल सेंस ही चल रहा था। फिर हमने लास्ट सेशन में किए थे कलर टैबलेट बॉक्स 3, उसका मैंने एक आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई है जस्ट टू रिवाइज। अब इसको हम रिलेट करेंगे इन सारे मटेरियल को देखते हुए। मैं आपको क्वालिटीज़ ऑफ सेंसोरियल मटेरियल बताऊंगी। क्वालिटीज़ ऑफ सेंसोरियल मटेरियल क्या है? सबसे पहले साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड मटेरियल होता है। ये इतना साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होता है कि इसके इसके साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड होने से एक्यूरेसी बहुत आती है, फिर गलती नहीं होती। अब आप ये देखें ना, अगर ये सिलेंडर ब्लॉक अगर प्रॉपर इसका साइज ना हो तो ये कभी भी इसमें फिट ही ना आए, और अगर फिट नहीं आएगा तो बच्चा इरिटेट होगा, उसमें झुंझलाहट पैदा होगी, जो हम नहीं चाहते, राइट। तो साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड है इसलिए बच्चा बहुत अच्छे से इजीली कर सकता है। तो अगर आप भी क्लोज तरीन मटेरियल बनाए, कोशिश करें कि साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड हो, नहीं हो अगर अल्लाह ताला ने सदात दी है तो मार्केट से ले लें। अगर फिर भी ना हो तो उसका जैसा बनाने की कोशिश करें, मगर परफेक्शन के साथ बनाने की कोशिश करें। और परफेक्शन आ जाती है, यकीन करें आप, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो परफेक्शन आ जाती है। अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है ह्यूमन बींग्स को कि वो परफेक्टली मटेरियल डिज़ाइन कर सकें। क्यूब्स में देखें जो फ़र्क है वो एग्जैक्टली सेम फ़र्क है, सेम डिफरेंस है। जब भी सबसे बड़ा उससे छोटा ग्रेजुअली जो बन रहा है उसमें देखें आप, साइंटिफिकली प्रिपेयर्ड है तो ऐसा है, राइट। आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब ये है कि जिस एक लर्निंग के लिए बना है
वो आपको प्रोमिनेंट नज़र आएगी। जैसे लार्ज एंड स्मॉल है, पिंक टावर से जो बच्चा लर्न कर रहा है ना डायमेंशन, तो आपको दिखेगा कि लार्ज एंड स्मॉल ही आइसोलेटेड है ये क्वालिटी, और बाकी ये पूरा टावर पिंक है, राइट। तो कलर नहीं है इसमें, कलर नहीं सीख रहा बच्चा, साइज सीख रहा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट भी नहीं सीख रहा क्योंकि वो रेड रॉड से सीखता है, राइट। तो सिर्फ लार्ज एंड स्मॉल ही है। कितनी बड़ी बात है कि एक मटेरियल से एक ही चीज़ सीख रहा है। तो अगर आप कोई भी लेसन बनाते हैं, और आप यकीन करें कि आप इसको किसी भी एज लेवल पे इस मेथडोलॉजी को यूज़ कर लें, इस प्रिंसिपल को, आइसोलेशन को, आपको इसके बड़े अच्छे रिजल्ट नज़र आएंगे। यानी अगर आप मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप टेबल 3 करा रहे हैं तो टेबल 3 ही टॉपिक होना चाहिए, वो ख़ास जो आप एक लेसन बच्चे को एक वक्त में दे रहे हैं। तो एक टॉपिक पे फोकस करें, फिर वही फोकस की बात हो आ गई कि आप एक टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आप बेहतर तौर पे दे सकते हैं। 2-3 टॉपिक्स को आप जब दे सकते हैं जब आप या तो रिवाइज करा रहे हो, जैसे अभी मैं रिवीजन भी करा रही हूँ, तो लेकिन जब मैं मेन टॉपिक पढ़ाऊँगी तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस एक ख़ास टॉपिक पे फोकस करूँगी, ठीक है। आइडेंटिटी एंड कंट्रास्ट, आइडेंटिटी एंड कंट्रास्ट होता है तो जल्दी बच्चे को समझ में आता है। ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आप किसी भी लेवल पे पढ़ा सकते हैं। आइडेंटिटी एंड कंट्रास्ट, आप देखें कुरान में कंट्रास्ट कितना ज़्यादा है जगह जगह, तो ताकि हमको भी कुरान समझ में आ सके, अल्लाह ताला ने दिन और रात की मिसाल दी है। और आप देखें कंट्रास्ट ही है जो कि ऑपोजिट्स भी कह लें, कि जो कि आपको मिलेंगे दिन रात, मर्द औरत, राइट। इसी तरह आप पेयर में हर चीज़ है, तो उससे क्या होता है कि फ़ौरन आपको क्लिक करती है और बात समझ में आती है। आइडेंटिकल, एक जैसी, अगर वो एक जैसी है तो उसको वो पिक करता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कलर एक जैसा नहीं होता तो ये बच्चा सेम कलर एनवायरनमेंट से उठा के नहीं लेकर आता ना। येलो कलर टैबलेट है तो येलो कलर से ही, अगर रेड कलर है तो उसके जैसा दूसरा। तो आपने देखा कि हमने कलर बॉक्स 1 में आइडेंटिटी के साथ काम किया था, मतलब वो आइडेंटिकल थे, दो टैबलेट्स बिल्कुल एक साथ, पिछले वाले सेशन में जो मैंने आपको कराया, राइट। फिर है ग्रेडेशन, आप देखें ग्रेडेशन स्टेप बाय स्टेप कम होना, जैसे लार्ज से स्मॉलेस्ट पे जाना, तो ग्रेडेशन है पिंक टावर में, इसीलिए ये बच्चे को अच्छा समझ में आता है। और आप देखें ये कलर टैबलेट बॉक्स 3, इसमें 7 कलर्स हैं, तो ग्रेजुअली ये कम होते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा समझ में आता है। अभी मैं सूरह फुसलत में पढ़ रही थी कि ग्रेजुअली कुरान नाजिल हुआ, रिवील हुआ। फुसलत के माने हैं ग्रेजुअल रिविलेशन। अल्लाह, मैं जब कोई समझ में आती मिसाल तो मैं आपको कुरान से दे देती हूँ, और अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए इसको आसान करे कुरान को भी समझना। मिसाल इसलिए देती हूँ कि यकीन करें कि मेरा और आपका जीना उससे अलहदा नहीं है। तो मैं लेसन्स भी कहती हूँ कि जिस लेसन के अंदर आप कुरान को शामिल कर देते हैं वो लेसन भी आपका इबादत बन जाता है और बच्चों के लिए लर्निंग का ज़रिया बन जाता है। और हमें और आपको बच्चों को इसी तरह कनेक्ट करना है कि हमें रह के दिखाना है, ताकि हम अल्लाह प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अदा कर सकें, कि कुरान से जो सीख रहे हैं उसको अपने अमल में लेके आ जाए, इंशाल्लाह, आमीन। लिमिट, हर चीज़ मटेरियल में एक लिमिट है। तो बच्चे को पता चलता है कि ये एक्टिविटी हो रही है, और इस एक्टिविटी का स्टार्ट है और इस एक्टिविटी का एंड है। तो कोई भी काम का स्टार्ट है और कोई भी काम का एंड है। और लिमिट क्या है यहाँ पे, लिमिट किस चीज़ में, एक तो एक एक लर्निंग के साथ एक ही मटेरियल है। दूसरा, अगर एक ही मटेरियल है तो उसमें भी लिमिट है। जैसे पिंक टावर में 10 क्यूब्स हैं, राइट। इसी तरह जो कलर टैबलेट बॉक्स 3 है, इसके अंदर जितनी कलर्स हैं उसकी 7 टैबलेट्स हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। तो लिमिट से क्या होता है कि अनलिमिटेड नहीं होता, आप फोकस कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं
कि कुरान में आपको लिमिट कैसे नज़र आती है। सूरतों में लिमिट है। सूरह इखलास में कितनी वर्सेस हैं? सूरह तकासुर में कितनी वर्सेस हैं? सूरह काफिरून में कितनी वर्सेस हैं? आप देखिए अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में वर्सेस जो हैं, एक तो 30 पारा है, लिमिट है, राइट? अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन उससे अनलिमिटेड आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर लिमिट, सब्जेक्ट नॉलेज लिमिटेड है। तो आप अगर उस पर अमल कर लें, आपके लिए आसान बना दिया। कुरान को अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत आसान बनाया है। तो 30 पाराज हैं, लिमिट है। और क्या कहते हैं, हर सूरा में वर्सेस हैं जो कि लिमिटेड है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हिफ्स करते हैं कुरान, उनके लिए अल्लाह ने आसानी बना दी है। कंट्रोल ऑफ एरर में कंट्रोल ऑफ एरर क्या होता है? कंट्रोल ऑफ एरर आपको बता देता है आप कोई चीज़ ठीक कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये तो मटेरियल में कंट्रोल ऑफ एरर है, जिस पे पहले मैंने बात करी। मेरे और आपके लिए क्या कंट्रोल ऑफ एरर है? अगर मैं और आप एज अपने बच्चों के लिए मॉडल हैं और हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मेरे और आपके लिए क्या है? मुझे कैसे पता चले कि मैं गलती कर रही हूँ? मुझे कैसे पता चले कि मैं अपना दीन सही प्रैक्टिस कर रही हूँ कि नहीं कर रही? आप बताएं ना क्या है? कुरान और सुन्ना से बढ़ के कोई हो सकता है? कुरान और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना, उसके बगैर ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है। हमको सीरा भी पता होनी चाहिए अगर हम कुरान को बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो। और कुरान हमारा कंट्रोल ऑफ एरर है, हमारी प्रैक्टिसेस का। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान पे अमल करना सिखाए और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को फॉलो करना सिखाए। आमीन। चलें जी, ये कलर टैबलेट है और मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि मैं अम, एक सेकंड मुझे देगा प्लीज़। कुछ इसके अंदर एक टेक्निकल चीज़ है जो कि मुझे ठीक करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है। आई एम सो सॉरी। अगर आपकी इससे लर्निंग हो रही है तो अच्छी बात है। हर चीज़ में कोई ना कोई लर्निंग है, राइट? अल्लाह करे आपकी लर्निंग हो रही हो, कोई चीज़ फिक्स कर रही थी। इंशाल्लाह हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। आप देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इसके बच्चे हाँ, किस तरीके से आप बच्चा इसको मैट पे करता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है। मैंने एक एग्जांपल वीडियो अपनी क्लासरूम से लगाई है कि देखें, इस तरह एक बच्चा ऊपर एक टैबलेट को रखता है डार्केस्ट, और उसके बाद सारे वो शेड्स रखता है उसके नीचे। ये एक तरीका है, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये है कि वो डार्केस्ट रखेगा और लाइटेस्ट रखेगा और उसमें गैप रखेगा, और बीच में जो भी कलर्स आएंगे वो उसको फिल इन कर देगा। और वो हर दफ़ा जब भी देखेगा तो वो दो टैबलेट्स को देखेगा कि कंपेयर करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप कलर टैबलेट बॉक्स 3 प्रेजेंट करते हैं। आप सिर्फ एक कलर शेड दिखाते हैं जो सबसे पहला है ब्लू। उसके बाद वो बाकी सारे कर लेता है, क्योंकि ब्लू ईजीएस्ट है। तो हम क्या प्रिंसिपल फॉलो करते हैं टीचिंग में? इजी टू डिफ़िकल्ट। और ये किसी भी लेवल पे अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, इजी टू डिफ़िकल्ट, आप बच्चे को कोई भी लेसन सिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए मुझे पहले एडिशन कराना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में क्या डिफरेंस है? अगर आप मैथ्स टीचर हैं तो आप मेरी बात समझ जाएंगे कि एडिशन
adding of different quantities, putting together different quantities, and multiplication is putting together similar quantities. तो अगर मुख्तलिफ किस्म की क्वांटिटीज़ को मिला दूंगी तो एडिशन हो जाएगा, और अगर सेम क्वांटिटी को मिलाऊंगी तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी 3 + 3 + 3 एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है, और 1 + 2 + 4 एडिशन है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो कोई बात नहीं। ये एक इनडायरेक्ट प्रिपरेशन है आपकी। जब मैं आपको मैथ्स की एल्बम कराऊंगी इंशाल्लाह, हैरान मत होइएगा, बिल्कुल मैथ्स की एल्बम आएगी जैसे सेंसोरियल है। और सेंसोरियल इनडायरेक्टली मैथ्स के लिए बहुत प्रिपेयर करती है। मैंने आपसे कहा ना, एक तो इस एक्सरसाइज का डायरेक्ट जो कि होता है वो खुद एक्सरसाइज सेल्फ होती है, जो आप मटेरियल से बच्चा सीख रहा था, मगर इनडायरेक्टली वो उसको प्रिपेयर कर रही होती है आगे आने वाली नेक्स्ट लर्निंग के लिए। What are some other ways you use your five senses? तो um, मैंने आपको ऐसी क्वेश्चन के लिए डाला है कि आप विजुअल सेंस यूज़ करते हैं, आप टेस्ट, हियरिंग, टच, स्मेलिंग सेंस, मगर ये सारी सेंसेस आप यूज़ करें, आप थोड़ा सा गौर करें। लेट्स रिफ्लेक्ट on Surah Fussilat's verse number 10. Waja'ala, and he put fiha in it rawasiya, massive and firmly fixed mountains, min fawqiha, on its surface, wabaraka fiha, and he blessed it, waqaddara, and he decreed fiha in it akwataha, its means of sustenance, fi in arba'ati, 4 ayami days, sawan, equally lissa'ilin, for the ones who ask. जो जानना चाहते हैं उनके लिए है। आप ये पूरी सूरत बहुत प्यारी है, मगर इसकी ये वाली वर्सेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को कितने दिनों में और कितनी खूबसूरती से बनाया। और जब हुक्म दिया ज़मीन को और क्या कहते हैं हेवन को, तो उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने ओबे किया, और वो बनती गई जैसा अल्लाह ताला ने बनाना था। और मेरे और आपके लिए इस पूरी दुनिया में अ, इतने हर जगह, कोई भी जगह को उठा के देख लें, कोई भी सरफेस उठा के देख लें, उस जगह एक ख़ास ब्लेसिंग रख दी। मतलब अब बंदा चाहे ठंड के कितने इलाके में चले जाए, स्नो के, मैं कैलगरी रहकर आई हूँ कनाडा में, बेइंतहा बर्फ़ होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने वहाँ पर रहने के लिए पूरे वहाँ के इंतज़ामात करा दिए। और वहाँ से भी कोई भूखा पेट नहीं रह सकता, हालांकि सख्त सर्दी है, बर्फ़ है, सब कुछ है, लेकिन अपने लिए रिस्क बंदा वहाँ से ढूंढ लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वहाँ पर ये ब्लेसिंग रखी है। हर जगह की अपनी ब्लेसिंग है। कोयटा की अपनी ब्लेसिंग है, कराची की अपनी ब्लेसिंग है, लाहौर की अपनी ब्लेसिंग है। और अगर मैं यूएसए में हूँ तो यहाँ पे अलग ब्लेसिंग्स है अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पे उस जगह के हिसाब से ब्लेसिंग दी हुई है। ये सिर्फ मुझे और आपको ढूंढने वाली बात है। अपनी सेंसेस से उनको फील करें। आप सेंस रखते हैं, आपको अल्लाह ताला ने 5 सेंसेस से नवाजा हुआ है। इतनी प्यारी सेंसेस, इतनी प्यारी नेमतें हैं आपके पास। अगर आप सेंस कर सकते हैं तो क्यों नहीं समझते कि ये सब चीज़ें अल्लाह ताला ने आपके इस्तेमाल के लिए दी है। ये इतनी बिग नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको सर्व करती हैं। हमें क्या सर्व करना है, हमें किसको सर्व करना है, ये हमें जानने की ज़रूरत है। तो चीज़ों को, अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करिए, ये आपको सर्व करने के लिए, बट हम अल्लाह को सर्व करने के लिए पैदा किए गए। इनका भी मकसद समझिए और अपना भी मकसद समझिए। अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए हमारी सेंसेस का सही इस्तेमाल करने का मौका दे। ज्योमेट्री कैबिनेट का डायरेक्ट प्रिपरेशन किया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स जितनी भी हैं वो सारी कैबिनेट में डाल दी। आपने सोचा है कि अल्लाह ताला ने एनवायरनमेंट में आपको कितने सारे शेप्स दिए हैं। आप एक पाइनएप्पल उठाएं, उसके अंदर आपको एक हेक्सागन नज़र आएगा।
वही हेक्सागन आपको जो मकड़ी है उसके जाले में नज़र आएगा, है ना। तो देखें अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत रखे हैं ये शेप्स, और हमें विजुअल सेंस दे दी कि हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सकें। इस एज में 3 to 6 में ज्योमेट्री कैबिनेट कराने का क्या फ़ायदा है? एक तो इसके बच्चे के जहन को क्लैरिटी मिलेगी, वो जो इतने सारे इंप्रेशंस माइंड में लेकर आपके पास आता है ना, उसको क्लैरिफिकेशन मिलेगी, उसको सेटिस्फैक्शन होगी। अच्छा, ये सारे शेप्स हैं और ये इस एक कैबिनेट को बिलोंग करते हैं। बस जितने शेप्स थे ना वो सारे इस कैबिनेट में डाल दिए। अब इससे मिल के और दूसरे शेप्स बनते हैं। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन क्या है? फॉर राइटिंग। अब आप बड़े हैरान होंगे कि इनडायरेक्टली ये राइटिंग के लिए कैसे प्रिपेयर करता है। तो जब मैं आपको इसका फंक्शन बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा ये इनडायरेक्टली राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब पिछला लॉन्ग रॉड है उससे कंपेयर करती हूँ। डायरेक्ट प्रिपरेशन क्या है? विजुअल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डायमेंशन लेंथ। तो आप देख रहे हैं ये रेड रॉड्स, ये लेंथ के लिए प्रिपेयर कर रही है। और बहुत जल्द आपकी मैथ्स की एल्बम आएगी, तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ इनडायरेक्टली किसके लिए प्रिपेयर करी है, मैथमेटिक्स के लिए। तो देखें ये है फ्यूचर में जो आप मैथ्स की जब मेरे साथ एल्बम करेंगे, इसमें देखें नंबर्स है। ये रॉड नंबर 5 है, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ पर एक रेड रॉड की बिल्कुल तरह है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ आप लेंथ सिखा रहे हैं तो इसमें आपने कोई कलर नहीं डाला, सेम कलर डाला है। आइसोलेशन, प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन है ना, सिर्फ एक चीज़ सिखाई जा रही है। यहाँ पे क्या चीज़ सिखाई जा रही है? नंबर्स। तो इसमें ही कलर्स के 2 पार्टीशन डाल दिए ताकि आप बच्चे को नंबर्स सिखा सकें। और क्या है? ग्रेडेशन है, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट है। यहाँ पे सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़ा नंबर, तो सर रॉड नंबर 1 सबसे शॉर्ट होगी, रॉड नंबर 10 सबसे ज़्यादा लॉन्ग होगी। बिल्कुल एक जैसी है। तो रेड रॉड किसके लिए प्रिपेयर कर रही है? नंबर रॉड के लिए। तो इनडायरेक्टली मैथ्स के लिए प्रिपेयर करी, और इटसेल्फ लेंथ भी सिखा रही है। तो ज्योमेट्री सिखा रही है ना, तो ज्योमेट्री मैथ्स की एक क्लास ही तो है। तो आप देखें इंटरलिंक्ड है, मगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक ही है और यहाँ पे एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। एक और प्रिंसिपल है जिसे कहते हैं अपने एक लेसन में पिछला लेसन शामिल कर लेना। तो नंबर रॉड्स में रेड रॉड्स शामिल हो गया, तो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी, बिल्कुल बेटर होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्योमेट्री कैबिनेट में 6 ड्रॉर्स हैं और सबसे टॉप पर प्रेजेंटेशन ट्रे है। हम आज प्रेजेंटेशन ट्रे तक स्टॉप करेंगे, इसलिए क्योंकि ये ऑलरेडी 6 ड्रॉर्स हैं, अच्छी खासी हैं, और इसकी डिटेल में मैं जाऊंगी हर प्रेजेंटेशन के। इसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये वाला मटेरियल थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा पिछले मटेरियल से। इसमें 6 ड्रॉर्स हैं, आप देखें, और सबसे टॉप पे प्रेजेंटेशन ट्रे है। प्रेजेंटेशन ट्रे जैसे कहते हैं ना, ट्रे में किसी को सर्व करना, तो ट्रे में इसका इंट्रोडक्शन है पूरी कैबिनेट का। आप इन ड्रॉर्स को कराने से पहले 3 बेसिक शेप निकाल कर प्रेजेंटेशन ट्रे में रखते हैं, ताकि बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकें कि ये है वो जो कि इसमें हम करने लगे। तो आप देखें इसके अंदर 3 शेप्स हैं, सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। बेसिक शेप्स हैं, इनसे मिलके ही दूसरे शेप्स बनते हैं, ठीक है। तो 3 बेसिक शेप्स आर सर्कल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। इसमें जब हम उठाते हैं इंसेट, देखिए इसमें एक छोटा सा नॉब है, उठाते हैं तो उसको ट्रेस करते हैं अपने 2 फिंगर से, और ब्लैंक सरफेस पे जो कि येलो है इधर रख देते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बच्चा आइसोलेशन में भी देखता है और आइडेंटिटी भी देखता है और कंट्रास्ट भी देखता है। अच्छा, पेयर जिसे कहते हैं आइडेंटिकल, वो कैसे देखता है मैं भी आपको दिखाती हूँ। ट्राइंगल अगर मैं ऊपर वाले सरफेस पे रखूंगी तो आइडेंटिटी कैसे नजर आएगी मैं भी आपको दिखाती हूँ। स्क्वायर को बिल्कुल इस तरफ सामने रखेगा तो कैसे आए। इसके नीचे का जो बेस है वो ब्लू है, ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। जब देखें आपने ये इंसेट निकाला तो नीचे का ट्रे के नीचे का हिस्सा ब्लू है। तो अब मैं पीछे आ जाऊं, अगर मैं सर्कल को निकाल के इधर रखूंगी तो उसे जो नीचे का बेस नज़र आएगा वो ब्लू नज़र आएगा, यानी ये भी सर्कल और ये भी सर्कल। अगर मुझे मिला तो मैं आपको पिक्चर नेक्स्ट वाले एपिसोड में ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह,
ठीक है, वरना ये समझना मुश्किल नहीं है कि आपने इंसेट उठाया, ट्रेस किया, उसको नीचे फ्रेम पे रख दिया, फिर उसको दोबारा उठाया, ट्रेस किया, वापस जगह पे रख दिया। ये सिंपल प्रेजेंटेशन है। आप एक वक्त में एक ही इंसेट उठाएंगे, ट्रेसिंग करेंगे और फिर उसको रख देंगे। ट्रेसिंग किससे करते हैं? 2 फिंगर से शेप को फील करते हैं। उसको फील करना मैं आपको बताऊंगी। ओके, नेक्स्ट ये ड्रॉअर 1 है। ड्रॉअर 1 के अंदर ये कर्वी लीनियर शेप्स कहलाते हैं, जिसमें आपका एलिप्स आता है, ओवल आता है, कर्वी लीनियर ट्राइंगल आता है, क्वाड्रोफाइल। तो ये 4 शेप्स हैं जो कि आप ड्रॉअर को जब निकालेंगे, ठीक है, आपने पहले प्रेजेंटेशन ट्रे करा दी, इंट्रोड्यूस। इस तरह बाकी सारे भी आप थोड़े थोड़े हर दफ़ा 3 3 निकाल के इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नाम नहीं बताएंगे, नाम तो मैं आपको बता रही हूँ। नाम बताने का एक ख़ास तरीका है, वो मैं आपको 3 पीरियड लेसन है, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेसन दूंगी तो बताऊंगी नाम कैसे बताते हैं। अभी तो सिर्फ और फोकस कराएं, फील कराएं और बस कंट्रोल ऑफ एरर के थ्रू उनको फिक्स करना बताएं। अभी तो आप सारे शेप्स निकालते हैं, साइड पे रखते हैं और वो ट्रेस करते जाते हैं और वापस ड्रॉर में रखते जाते हैं। ठीक है, ड्रॉर में जैसे ये फ्रेम है तो इनसेट निकाल के आपने स्प्रेड आउट किया मैट पे, फिर इनको उठाया और ट्रेस किया और राइट वाले के अंदर रख दिया। ये ड्रॉर करने का तरीका है। और प्रेजेंटेशन ट्रे करने का क्या तरीका था? आपने इनसेट उठाया और इस ब्लैंक साइड पे रख दिया, ऑपोजिट साइड पे, और फिर उसको ट्रेस किया और दोबारा जगह के ऊपर रख दिया। राइट, यानी इनसेट उठाया, ट्रेस किया, इस साइड पे रखा, फिर उठाया, ट्रेस किया और फ्रेम के अंदर रख दिया। तो फ्रेम को भी आप ट्रेस करेंगे और इनसेट को भी आप ट्रेस करेंगे। इसका तरीका मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, अभी हम सिर्फ अंडरस्टैंड करें कि ज्योमेट्री कैबिनेट में शेप्स क्या क्या है। तो ये ड्रॉअर 1 है। ड्रॉअर 2 में ग्रेडेशन है, सर्कल्स हैं, हर काइंड का सर्कल, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, ड्रॉअर 2। ड्रॉअर 3 देखते हैं। ड्रॉअर 3 में ट्राइंगल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स के ट्राइंगल्स। इसके नाम मैं आपको सेकेंड एपिसोड में सिखाऊंगी। ड्रॉअर 4 में स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल, और सबसे लार्जेस्ट रेक्टेंगल, सबसे स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल। ड्रॉअर 5 के अंदर सारे आपको 4 साइडेड फिगर्स नज़र आ रहे हैं। ट्रेपीजियम है, इसमें पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैं नेक्स्ट में आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी इंशाल्लाह। सारे पॉलीगॉन्स हैं। ड्रॉअर 6 में सारे पॉलीगॉन्स हैं, तो जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। ठीक है, मैं सारे नाम आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। ओके, आई एम सॉरी। ये ज्योमेट्री कैबिनेट्स विद कार्ड्स है। तो ज्योमेट्री कैबिनेट्स एंड कार्ड्स जो है वो इसके बाद वाली स्टेज है। और इसके अंदर 3 तरह के कार्ड्स हैं, फिल्ड, पूरा फिल्ड, फिर थिक आउटलाइन एंड थिन आउटलाइन। ओके, दैट्स इट। तो आज हमने देखा कि ज्योमेट्री कैबिनेट और कार्ड्स 2 तरह के मटेरियल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा इसको अब करना कैसे और प्रेजेंटेशन कैसे होनी है, वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल करे, आमीन। और बिनिशा प्लीज़ दुआ करा दें। अ, बिनिशा दुआ करा दूँ। चले हम यहाँ पर अम, अपना लेसन एंड करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरा कहना और आपका सुनना कबूल करे और मुझे और आपको इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करने की तौफीक दे बच्चों के साथ, ठीक, आमीन। मैं दुआ कर लेती हूँ मैम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।